आइए विद्यार्थी लोग, ये जो है आपको बोले हैं कि हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जितना फॉर्मूली है उनको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और बोले हैं कि कोई ऐसा टिपिकल बात हो जिसको समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उसको भी हम बीच बीच में बताते चलेंगे ताकि जो रिवाइज करे उसको अगर कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आवे उसको भी समझ ले आसानी से। ठीक है, आज हम आप लोग को सेल का कॉम्बिनेशन बताने चल रहे हैं। देखिए एक लेक्चर हो चुका है रिवीजन का, ठीक है, जिसमें रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल एंड कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल की बात हो चुकी है, वो समझा चुके हैं, उसका रिजल्ट लिख चुके हैं। और आज का जो है इसमें हम आपको को प्रयास कर रहे हैं कि सेल के बारे में बतावें और टाइम बचा तो हम लोग किरचॉफ रूल्स जो है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो आज हमारा जो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में हम लोग जानना मतलब सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसमें पहले हम लोग थोड़ा सा आप लोग के लिए एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और उसका एक ईएमएफ होता है, उसका हम चर्चा थोड़ा सा कर दे रहे हैं ब्रीफ में ताकि आप लोग समझ जाएं। ये देखिए आपको जो है एक हम लोग बोलते हैं ये सीट ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, ऐसे सीट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसी से बना हुआ है शब्द आपका ये सीट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बोले यहीं से निकला हुआ शब्द है ई एम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बना हुआ है आपका ईएमएफ। ठीक है, तो देखिए सीट ऑफ ईएमएफ का क्या परिभाषा था आप लोग को याद होगा कि एक ऐसा डिवाइस जो दो बिंदु के बीच में एक विभवांतर स्थापित करे, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करे एंड उसको मेंटेन कर करके रखे, उसको बनाए रखे, उसको बोलते हैं हम लोग सीट ऑफ ईएमएफ। मतलब सीट ऑफ ईएमएफ के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है सेल का कॉम्बिनेशन पे चर्चा करना, लेकिन उसी में हम आपको ये ईएमएफ बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सीट ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। तो ये सीट ऑफ ईएमएफ क्या होता है, सो बोलते हैं कि एक ऐसा डिवाइस, ये डिवाइस which can create potential difference between 2 points and can maintain that potential difference is called a seat of EMF। ठीक है कि नहीं, एक ऐसा डिवाइस जो दो बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर स्थापित करे एंड उस विभवांतर को मेंटेन कर करके रखे, उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज सीट ऑफ ईएमएफ। विद्युत वाहक बल का स्रोत बोलते हैं इसको। अगर बोलें विद्युत वाहक बल का स्रोत, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल का स्रोत। ठीक है, इसी से एक शब्द बनता है विद्युत, ऐसे इसको लिखते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। स्रोत, ठीक है, ये आप समझ गए। अब अभी हम लोग जिस पे काम करने जा रहे हैं तो हमारा जो सेल या जो बैटरी है उस पर हम लोग बात करेंगे, वो एक सीट ऑफ ईएमएफ है।
ठीक है। डायनेमो है, वो एक सीट ऑफ ईएमएफ है जो दो बिंदु के बीच में विभवांतर क्रिएट करता है और उस विभवांतर को मेंटेन करके रखता है। तो वैसा ही चीज़ पे हम लोग बात बोलेंगे, दैट इज ए सीट ऑफ ईएमएफ। तो हम लोग को पर्टिकुलरली इसमें देखिए सेल पे बात करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कोई सेल है उसको दिखाते कैसे हैं सर्किट सिंबल में, तो आप लोग को याद होगा ये इस तरह से जो है उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस वाला पार्ट और फिर उसका जो है एक ईएमएफ वाला पार्ट, इतना आपका ये सीट ऑफ ईएमएफ मतलब सेल के लिए है। सेल जो है एक सीट ऑफ ईएमएफ है। ये दो बिंदु के बीच में, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, सेल का एक टर्मिनल ए है, अब मान लीजिए दूसरा टर्मिनल बी है, तो ए एंड बी के बीच में एक विभवांतर स्थापित करता है एंड उस विभवांतर को मेंटेन करता है, और ये एक सीट ऑफ ईएमएफ है। तो इसमें दो पार्ट, ये जो है देखिए जो सीट ऑफ ईएमएफ होता है एक उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। आप जो सेल देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से आप जो एक बड़ा सा एक ऐसे बैटरी आप लोग देखते हो जिसमें बहुत सारे सेल हैं, तो इसमें आप लोग ऐसे देखते हो इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे इस ढंग से रहता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ये आपका ये प्लस है, ये क्या हुआ एक सीट ऑफ ईएमएफ है। तो इसका जो है भीतर ही भीतर इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, बुझिए ये जो पूरा जो व्यवस्था है इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज अगर घुसता है अब पॉजिटिव से निकलता है, एक डीक्यू चार्ज यहाँ से इन करे और इधर से होते हुए ऐसे होते हुए अगर इधर से ये बाहर होता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और इसके द्वारा इस पर कार्य किया जाता है, जिसके चलते इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका एक ईएमएफ होता है, ये जो होता है इसका एक ईएमएफ हम लोग परिभाषित करते हैं। तो चार्ज डीक्यू एक एंड से इन करे और दूसरे एंड से आउट हो और उस चार्ज पे वर्क हो अगर डी डब्ल्यू, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं उसका ईएमएफ। ये बैटरी है और इसी को सिंबल में हम ऐसे दिखाए हुए हैं। तो इसमें देखिए वर्क डन, अगर डीक्यू चार्ज अगर इधर से इन करके दूसरे छोर से निकले, नेगेटिव टर्मिनल से इन करे पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो और इसके द्वारा उस चार्ज पे वर्क डन इस व्यवस्था के चलते डी डब्ल्यू हो, तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही इसका ईएमएफ बोलते हैं। ये हमारा ईएमएफ है, ये इसको जो बोलते हैं ईएमएफ। ये एक्जाई क्या है, एक्जाई सिंबल है, इसको एक्जाई पढ़ते हैं। और ये हमारा क्या है, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सीट ऑफ ईएमएफ, सीट ऑफ ईएमएफ। और इसका यूनिट क्या है, तो देखिए ये इसको तो हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसमें भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बोलते तो फोर्स है लेकिन इसका जो गणितीय डिफिनीशन है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है ये जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट है, ये वोल्ट में होता है। इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, बल से मत कंफ्यूज करिएगा। एक बिहार बोर्ड में ये भी सवाल पूछता है कि विद्युत वाहक बल सदिश है कि अदिश है, तो ध्यान रखिए ये विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो स्केलर के रूप में परिभाषित है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इसका यूनिट जो है वोल्ट है, तो ये याद रखिएगा। तो एक पार्ट आपका ये हो गया, ये आप समझ गए। और ये देखिए ये जो सेल जो होता है यहाँ देखिए, ये आप समझ जाइए इतना, ये बेसिक बात है एक सेल के बारे में जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये ऐसे सब हम चाह रहे हैं कि सब छोटा छोटा बात आप लोग को याद आ जाए, अगर आप भूल गए हैं तो। रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप पहले से पढ़े हैं, हम उसको रिवाइज करा रहे हैं। अब आपका ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये पूरा, ये बुझिए ये पूरा जो पार्ट जो दिख रहा है, इतना जो दिख रहा है, ये आपका जो है पूरा ये सीट ऑफ ईएमएफ है। और उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ दिखाए हैं, उसी इंटरनल रेसिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में दिखा दिया जाता है। ये जो बना हुआ है इसके साथ इधर हम इसके इंटरनल रेसिस्टेंस आर को दिखा दिए, और इसका जो ईएमएफ वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको हम यहाँ दिखाते हैं ऐसे। ये ईएमएफ वाला पार्ट है, इसको हम लोग ऐसे एक्जाई से सूचित करते हैं, ऐसे एक्जाई ईएमएफ है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। ईएमएफ का एक डायरेक्शन होता है, ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल बुझिए आई आपका इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। देखिए पूरा जो सीट ऑफ ईएमएफ है इसमें दो पार्ट, एक पार्ट उसका ईएमएफ वाला भाग जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के टर्म में परिभाषित है, और पूरा जो व्यवस्था है
सीट ऑफ ईएमएफ जो है उसका जो रेसिस्टेंस है उसको बोलते हैं उस सीट ऑफ ईएमएफ का इंटरनल रेसिस्टेंस। ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, वो आपको दिख रहा है। और हम लोग को जो सीट ऑफ ईएमएफ का जो दो टर्मिनल प्राप्त होगा जिसके अक्रॉस कनेक्शन करेंगे, एक टर्मिनल हमारा ए है और दूसरा टर्मिनल ये हमारा बी है। ये पूरा इतना जो चीज़ है ये बुझिए कि इसके सेल के अंदर की चीज़ है ऐसे। और ईएमएफ का जो डायरेक्शन है ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उधर से पॉजिटिव टर्मिनल की है। और ईएमएफ के लिए जो ऐसे तीर बनाते हैं उसके यहाँ पर हम लोग एक सर्किल भी बना देते हैं। स्टैंडर्ड बुक का एक प्रैक्टिस है कि ईएमएफ की दिशा अगर दिखाना हो तो जहाँ ये है उस पर एक सर्किल बना दीजिए ईएमएफ की दिशा को दर्शाने के लिए। करंट की दिशा जब दर्शाते हैं तो उसमें केवल एरो मार्क मारते हैं और इसमें जो है ऐसे डायरेक्शन दिखाए हुए हैं, ये ईएमएफ का डायरेक्शन है। ध्यान दीजिए इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन ये स्केलर है ईएमएफ, तो आपको ये बात मालूम हो जाना चाहिए। इसका यूनिट हो गया, ठीक है। और ये इतना भाग आप लोग को हो गया, एक इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब ये देखिए, अब इसका टर्मिनल जो है ए एंड बी दो टर्मिनल है, तो उस टर्मिनल का वोल्टेज हम लोग प्राप्त करते हैं। तो टर्मिनल का वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो भी सकता है और ईएमएफ से डिफरेंट भी हो सकता है। उसके लिए इस बात को थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए। ये आपका जो सीट ऑफ ईएमएफ बन गया ऐसे। इतना आपको बुझिए कि पूरी ये जो व्यवस्था है ये पूरी व्यवस्था पैक्ड है। और आपको जो बाहर से जो मिलेगा वो एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल बुझिए इधर वाला, ये आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका जो दिख रहा है एक नेगेटिव टर्मिनल है जो इस साइड से जुड़ा हुआ है, वो नेगेटिव है और इधर वाला जो है पॉजिटिव है और ये आपका इस साइड से। ठीक बात है, इतना बात आप समझ गए। अब इसके बाद क्या है, ये देखिए ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। तो टर्मिनल का वोल्टेज अगर निकालने चलिएगा इसमें देखिए ये आपका ये रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस और ये आपका ईएमएफ वाला भाग है। और ये देखिए इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं ऐसे, ये हमारा ए ये टर्मिनल हमारा जो है ऐसे बी है। और सपोज कीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन जो है ऐसे है, इधर से करंट इन कर रहा है और इधर से करंट इसमें आउट हो रहा है, ऐसे करंट का डायरेक्शन है इस ढंग से। तब टर्मिनल का जो वोल्टेज निकालिएगा ए एंड बी का जो वोल्टेज ऐसे निकालिएगा, ये आपका ये वी ए अब माइनस वी बी लिखिएगा तो ये हो जाएगा ये एक्जाई और इंटरनल रेसिस्टेंस अगर आपका आर है ये हो जाएगा एक्जाई माइनस आई आर। ये याद रखिएगा। इधर से आप इसको पार्ट में ट्रेवल करना अगर आपको आता है तो आप इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे है। मान लीजिए यहाँ पर का पोटेंशियल जो है वी बी है, ये बी बिंदु पर का पोटेंशियल वी बी है और करंट ऐसे है। तो करंट ऐसे है, रेसिस्टर का एक छोर हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला छोर लो पे होगा। और फिर इसके लिए बात करिएगा तो इसका ए वाला लो पे है और ये वाला हाई पे है। आप अगर यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करिएगा, पार्ट में ट्रेवल करते हैं तो यहाँ से लीजिएगा तो आप लिख लीजिएगा इसका पोटेंशियल वी बी और फिर इधर की ओर गए तो पोटेंशियल में एक ड्रॉप होगा माइनस ड्रॉप होगा आई आर। इधर से जाइएगा तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा आई इंटू आर और तब इधर की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल इसमें जो ड्रॉप हुआ उसको इसमें जोड़िए। आप ऐसे बुझिएगा आप इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल आप प्लस इस रेसिस्टर में जो ड्रॉप है तो कितना है माइनस आई इंटू ड्रॉप है आई आर। ध्यान दीजिए ड्रॉप कितना है आई आर। ऐसे अगर जा रहे हैं करंट की दिशा में जा रहे हैं, इसको फिर रिपीट करेंगे तो करंट की दिशा में जा रहे हैं तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा जिसका वैल्यू आई आर होगा। लेकिन अगर इधर की ओर जाएंगे तो चेंज निकालेंगे तो बाद वाला के पोटेंशियल जो कि कम है और शुरू वाला के पोटेंशियल जो कि ज़्यादा है तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा माइनस आई आर होगा। तो यहाँ चेंज को जोड़ते चले जाइए। पार्ट में ट्रेवल करने का तरीका है कि यहाँ का पोटेंशियल लिख लीजिए और उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल को आप उसमें जोड़ते चले जाइए। तो इसमें माइनस आई आर और फिर यहाँ देखिए अब इसको जब क्रॉस करिएगा इधर की ओर जब जाइएगा या ऐसे ईएमएफ के डायरेक्शन में जाइएगा तो आप यहाँ जो है एक राइज होगा, लो से हाई की तरफ जा रहा है तो इसमें जो चेंज होगा उसको जोड़िए। ये चेंज आपका पॉजिटिव होगा प्लस एक जाइए, तब आप पहुँच जाइएगा कहाँ पे इस बिंदु पे, यानी ये हो जाएगा ए पर का पोटेंशियल। ये इस तरह से देखिए क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर का पोटेंशियल यहाँ बी पर का पोटेंशियल भी इधर की ओर गए तो अगर ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं किसी बिंदु से इस डायरेक्शन में तो जो जो चेंज मिले उसको जोड़ते चले जाइए। तो इस बिंदु पर का पोटेंशियल भी इधर गए तो पोटेंशियल का जो पोटेंशियल में एक ड्रॉप हो रहा है, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, ड्रॉप है तो चेंज नेगेटिव होगा माइनस आई आर, उसको इसमें जोड़ दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल में देखिए राइज हो रहा है
इसमें चेंज प्लस एक्साई होगा, उसको भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ का पोटेंशियल, इसमें का चेंज, फिर इसमें का चेंज जोड़ते जब जोड़ दिए तो आप यहाँ पर पहुँच गए, यानी आपका पोटेंशियल VA हो जाएगा। और तब आप देखिए ये आपका एक्साई अब माइनस IR इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। यही रिलेशन आपको हम यहाँ पर ऊपर में लिखे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, और हाई वाला का पोटेंशियल और घटाओ लो वाला का पोटेंशियल, ये हमेशा हाई पोटेंशियल पर रहेगा और ये लो पोटेंशियल पे है। तो एक्साई माइनस IR करेंगे तो VA माइनस VB के बराबर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए। और इसी में देखिए अगर इस तरह से होता है, ऐसे एक इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये आपका ये सेल है, और आप यहाँ देखिए ए बिंदु है और एक ए बिंदु है, और सपोज करिए मैंने ये EMF वाला पार्ट, ये इंटरनल रेसिस्टेंस वाला, और इधर से करंट आवे और इधर से निकले, ये इधर से निकले, ये आपका टर्मिनल B सेल का और ये टर्मिनल A, और इधर की ओर आ रहा है। तो जब इधर की ओर आएगा तो देखिए ये करंट आ रहा है इधर से, इसमें करंट जाएगा ऐसे, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे और ये बिंदु हो जाएगा आपका लो पोटेंशियल पे। देखिए रेसिस्टेंस में करंट के दिशा में जाने से पोटेंशियल गिरता है, तो ये आपका लो हो जाएगा, और यही पोटेंशियल B का पोटेंशियल है। अब इसको लिखना शुरू करिएगा, यहाँ से शुरू करिए। तो इस बिंदु का पोटेंशियल आप लिखिएगा VB, आप प्लस, अगर इधर की ओर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, करंट उधर से है, आप जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ का पोटेंशियल VB, इसमें अब जो चेंज होगा देखिए करंट आई है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो इधर को जाइएगा तो पोटेंशियल में एक राइज होगा, पोटेंशियल का जो चेंज होगा पॉजिटिव होगा, तो लिख दिए IR इतना चेंज इन पोटेंशियल होगा। फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो इसमें भी लो से हाई को जाइएगा तो ये प्लस एक्साई होगा। तब आप कहाँ पर पहुँच जाइएगा, बिंदु A पे, जिसका पोटेंशियल है VA। तो इस ढंग से आपका देखिए, अब ये इधर ले जा करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा ये VA माइनस VB, और ये हो जाएगा एक्साई प्लस IR। तो ये आपको याद रखना है, VA माइनस VB बराबर एक्साई प्लस IR। तो सिंपली आप याद रखिए कि अगर कोई सेल है, अगर ऊर्जा दे रहा है तो ऊर्जा दे रहा होगा तो ये स्थिति होगी, इधर को जाइएगा माने नेगेटिव टर्मिनल से माने करंट इन करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा, तो ये ऊर्जा दे रहा होगा। उस परिस्थिति में ये हाई वाला का पोटेंशियल और माइनस लो वाला का पोटेंशियल, यानी VA माइनस VB एक्साई माइनस IR होगा। और फिर इसमें क्या देखें कि जब ये इधर से आ रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है, EMF का डायरेक्शन ऐसे और करंट का डायरेक्शन उसके उल्टा, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे दिस में, तो करंट ऐसे आएगा तो ये चार्ज हो रहा होगा, इसमें ऊर्जा स्टोर हो रहा होगा, ये चार्ज हो रहा होगा, उधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें केमिकल एनर्जी के रूप में जा रहा होगा। तो उस परिस्थिति में जब ये EMF के उल्टा दिशा में, EMF का डायरेक्शन ऐसे और उसके उल्टा दिशा में जब करंट होता है, तो उस केस में ये हाई वाला, देखिए हमेशा ये हाई है और ये लो है, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखिएगा VA माइनस VB, तो इस बार एक्साई प्लस IR होगा। तो सेल का देखिए टर्मिनल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हर एक बिंदु का एक पोटेंशियल है, ऐसा मान के चलिए। तो ये आपका जो है, ये वाला जो टर्मिनल इधर से जो निकला हुआ है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, तो इस बिंदु का पोटेंशियल VA और इस बिंदु का पोटेंशियल VB। तो ये टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें EMF से ज़्यादा आएगा जब ये चार्ज हो रहा है, और जब ये ऊर्जा दे रहा होगा तब टर्मिनल का पोटेंशियल जो होगा एक्साई माइनस IR होगा, इससे कम होगा। और इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और सुन लीजिए आप लोग, ये इसकी भी बात करें, चाहे कोई भी ले लीजिए, तो आपको क्या आ गया, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, एक केस में आया एक्साई प्लस IR जब चार्ज हो रहा है, और जब एनर्जी दे रहा है सेल तो एक्साई माइनस IR है। अब इसी में देखिए अगर I 0 हो जाए, I 0 हो जाए, तब टर्मिनल का यहाँ लिखते हैं इफ आपका I 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस केस में EMF के बराबर होगा। तो कहा जाता है कि ओपन सर्किट में जब सेल से होकर करंट नहीं पास कर रहा है, उस केस में टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो EMF के बराबर है, VA माइनस VB EMF के बराबर है, ठीक है। या किसी व्यवस्था से अगर सेल के अंदर, जैसा कि हम लोग पोटेंशियोमीटर में करते हैं, उस सेल के से हो करके जाता हुआ करंट को जब हम लोग 0 कर देते हैं, तो उस समय टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर हो जाता है। इतना बराबर रहता है कब, इफ I इक्वल टू 0 देन।
या दूसरा केस, अगर आर जीरो हो जाए, तो आर जीरो हो जाए तो अभी वी ए माइनस वी बी बराबर एक्स हो जाएगा। यहाँ ये ऐसे लिख लीजिएगा, इफ अगर आर जीरो हो जाए तब ये वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, तब भी ये वी ए माइनस वी बी आपको एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जब आर जीरो हो जाता है तो हमारा आइडियल सेल हो जाता है या फिर आइडियल बैटरी होगा, तो उसमें टर्मिनल का वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। इतना रिजल्ट आप लोग को याद रखना है अबाउट सेल। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ समझ गया, इंटरनल रेसिस्टेंस समझ गया, टर्मिनल का वोल्टेज समझ गए। कब टर्मिनल का वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा, जब ओपन सर्किट रहेगा। जब क्लोज सर्किट है, जब उसमें करंट पास कर रहा है, तो जब ऊर्जा देगा तो टर्मिनल का वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। जब चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल का वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा होगा। एक में एक जाई प्लस आई आर और दूसरे में एक जाई माइनस आई आर। आपको ये रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उतना था, हमारा भूमिका था। अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख रहे हैं, सेलों का कॉम्बिनेशन। हम पहले इसमें बात करेंगे एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये देखिए सीरीज में कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो आप ऐसे समझिए, इस तरह से सेल है। मान लीजिए एक सेल यहाँ है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और इसका ईएमएफ, यहाँ से लेकर के एक सेल आपका ये हुआ और दूसरा सेल सपोज करिए कि कुछ इस तरह से है, ये ऐसे और उसका ये ऐसे, इधर से दो सेल है ऐसे, दो ही लेके चलते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज आप समझ रहे हैं, ये दोनों से हो करके जब आपका सेम करंट पास करेगा इसमें, ये सीरीज में है आपका। इसको ऐसे बना दे रहे है ना, इसको ऐसे घुमा, ठीक है। इधर से हम लोग मतलब हम लोग को सहूलियत होगी, ऐसे समझिए ये सेल है। इसका जो है ये आप यहाँ देखिए, आपको याद है ना ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। एक सेल का यहाँ से यहाँ तक ये व्यवस्था हुआ, एक सेल हुआ, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा सेल हुआ। तो इसका ईएमएफ हम बोल रहे हैं एक्साई1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ये पहला सेल की कहानी हो गई। और दूसरा सेल जो है इसका ईएमएफ एक्साई2 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2। और ये सपोज करिए एक बिंदु ए है और दूसरा जो है ये बिंदु बी है, दोनों के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो है आप यहाँ देखिए, इधर से एक हम मान लीजिए कि किसी बाहरी सर्किट में अगर इसको ले जाकर के ऐसे कनेक्ट करेंगे, पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ये इतना जो आपको दिख रहा है ऐसे इतना, ये आपका यहीं जो है इस तरह से है, ए एंड बी के बीच में अगर इस तरह से दो सेल जुड़े हुए हैं, हम लोग कहेंगे कि इस सीरीज में है। ठीक है, इस छोर से मान लीजिए इसमें करंट इन कर रहा है, यहाँ जो है ये जो छोर है, इस छोर से इसमें इन करेगा, इस छोर से करंट आपका आउट करेगा। और ये देखिए ये दोनों के यहाँ देखिए, ये इसका यहाँ पर दिख रहा है, एक बिंदु आप यहाँ समझिए कि सी है ये, तो ए से सी के बीच में एक सेल और सी से बी के बीच में ये दूसरा सेल। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करिएगा, ये देखिए ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कि दीज टू आर इन सीरीज। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा। यहाँ से अगर हम क्या करें, इस बिंदु से अगर एक कोई बाहरी रेसिस्टर हम जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, इधर से ऐसे जोड़ दिए, तो ये बाहरी रेसिस्टर के अक्रॉस ये वाला जो है अगर पोटेंशियल, इस बिंदु का पोटेंशियल अगर VA हो रहा है ऐसे VA, तब पूरा यहाँ से ले करके ये बाहरी बिंदु ये रेसिस्टर के यहाँ पर पोटेंशियल VA सेटअप करेगा, और ये आपका इसका पोटेंशियल अगर VB है तो यहाँ से ऐसे आकर के ये ऐसे इस बिंदु का पोटेंशियल आपका ये VB हो जाएगा। और सपोज करिए इधर से करंट आ रहा है I, इसमें करंट ऐसे I सेटअप होता है I,
तो यही आई इधर से आएगा और फिर इधर से होते हुए आपका ये आई आएगा जो इधर से होकर के जाएगा। अब सवाल ये होता है कि ए एंड बी के बीच में दोनों मिलकर के कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है, दोनों कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है और बाहरी सर्किट में कितना करंट ड्राइव करता है, यही इसका मेन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा व्यवस्था पूरा ये हो गया, ये दोनों मिल करके दो सेल है इस तरह से, और देखिए दोनों का ईएमएफ इसमें हम एक डायरेक्शन में दिखाए हुए हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ईएमएफ का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, और इधर से करंट आ रहा है एंड ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों मिल करके क्या किए, ये करंट आई भेजे बाहरी सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये वी ए माइनस वी बी ऐसे वी ए माइनस वी बी बराबर भी कहें तो भी पोटेंशियल सेटअप कर रहा है और करंट जो है सर्किट में आई भेज रहा है, दोनों मिल करके। अब इसका इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि ये पूरे व्यवस्था को अगर हम हटा देते हैं और उसके बदले में अगर एक सिंगल लगा देते हैं, ऐसे ऐसे समझिए, ये बाहरी जो प्रतिरोध आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, हम क्या करें कि एक सिंगल सेल लगावें, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ है और ऐसे है, और इसको ले करके हम ए एंड बी के बीच में कनेक्ट करें, ये ऐसे, और ये बाहरी जो रेसिस्टर है, मान लीजिए आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं ऐसे, ये बाहरी रेसिस्टर आर है, तो ये अकेले ही आई करंट भेजेगा इसमें, और ये अकेले ही जो होगा ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वी ए माइनस वी बी सेटअप करेगा। करंट इसमें ऐसे, इधर से करंट मान लीजिए ये आई अगर बनाए हैं ऐसे ही दिखा दीजिए, आई ये आई भेजेगा ऐसे, इसमें करंट ये आई भेजेगा ऐसे करंट आई, और इधर से आई जाएगा इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस ये वी ए माइनस वी बी जो कि यहाँ है ये सेटअप करेगा। तो ये दोनों मिलकर के ए एंड बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है, उतना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कराने के लिए और जितना एक करंट बाहरी सर्किट में भेज रहा है उतना करंट बढ़ाने वाला एक हम सिंगल सेल सोचेंगे, एंड उस सिंगल सेल का ईएमएफ एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इसी की हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग की जानकारी के लिए, अगर ये इक्विवेलेंट है इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो ईएमएफ है वो एक्साई इक्विवेलेंट, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ है उसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। आप लोग की जानकारी के लिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सबसे होकर के सेम धारा पास करेगा, तो ये जो है एक्साई इक्विवेलेंट इसमें जो होगा ये बराबर होगा एक्साई 1 अब प्लस एक्साई 2 के, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये दोनों का, देखिए इसका अलग अलग R1 R2 है, और इसका जो इक्विवेलेंट है ये R इक्विवेलेंट है, तो ये आपका R इक्विवेलेंट जो होगा ये आपका R1 प्लस R2 होगा। यही रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, एक रिजल्ट ये और दूसरा रिजल्ट ये, इसका डेरिवेशन देखना होगा तो दूसरा वीडियो आप लोग देखिएगा या फिर अपना बुक रेफर करिएगा। तत्काल हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं, सीधे आपको बताए कि दो सेल अगर इस तरह से हैं तो उसका ईएमएफ ऐसे हो जाएगा, और फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये दोनों को हटा करके जो सिंगल सेल से जो रिप्लेस करेंगे इस पूरी व्यवस्था को, उसका उस सेल का ईएमएफ इतना होगा एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ऐसे होगा। ये आपको रिजल्ट याद करना है, यही दो रिजल्ट है इसमें, इक्विवेलेंट का इंटरनल रेसिस्टेंस एंड उसका ईएमएफ। अब सपोज करिए इसमें हम आगे बात कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे सेल हों, तो बहुत सारे सेल होंगे तो यही फार्मूला एक्सटेंड कर जाएगा, एक्साई इक्विवेलेंट जो होगा ऐसे हो जाएगा एक्साई 1 प्लस एक्साई 2 प्लस एक्साई 3 और प्लस इसी तरह से हो जाएगा, और जो आर इक्विवेलेंट होगा ऐसे वो ये R1 प्लस R2 प्लस ये R3 हो जाएगा, डॉट 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 ये एक्सटेंड कर जाएगा जितना होगा उतना। अब इसी में कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि इसमें से कुछ सेल उल्टा जुड़ा हुआ, उल्टा जुड़ जाए। ठीक है, जैसे कोई बोलता है ऐसे, बड़ा कॉमन है कि मान लीजिए आपको दिया जाता है एक प्रॉब्लम इसमें देता है, कहता है कि टोटल n सेल है, ऐसे टोटल n सेल्स ऑफ ईएमएफ एक्साई इच, इस तरह का है, सबका ईएमएफ एक्साई है ऑफ ईएमएफ एक्साई इच। ठीक है, और उसमें से जो है इस टोटल n में से स्मॉल n जो है उल्टा जुड़े हुए हैं,
out of n cells are connected in opposite direction, ऐसे। तब आपसे पूछेगा फाइंड ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल, ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल। ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल निकालना है इसमें, ऐसे है। अब देखिए तो एन सेल जो है, टोटल तो एन सेल था, सबका ईएमएफ एक्जाई है, उसमें से out of n cells, a small n cells are connected in opposite direction. Find the EMF of equivalent cell and also find the internal resistance. Internal resistance of equivalent cell. एक है इक्विवेलेंट सेल का, फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल। और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, ये हो जाए इच, ऐसे में जोड़ दो एंड यहाँ जोड़ देते हैं इसमें, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर इच, ये भी स्मॉल आर। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन आप लिखना शुरू करिएगा आप लोग के लिए, देखिए क्या अंतर पड़ेगा। अब देखिए कितना सीधा जुड़ा हुआ है, तो टोटल n है, उसमें से स्मॉल n उल्टा है, तो सीधा क्या गो है इतना, इतना एक्जाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला मान लीजिए है, और जो उल्टा है वो कितना है, स्मॉल n है, तो माइनस n एक्जाई इसमें से घट जाएगा, तो यही आपका जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। इसमें अगर आप सॉल्व करिएगा ऐसे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए टोटल n सेल्स थे, कैपिटल है, और उसमें से स्मॉल n उल्टा है, तो फिर सीधा क्या गो है, तो सीधा की संख्या है कैपिटल N माइनस स्मॉल n। हर एक का ईएमएफ कितना है एक्जाई, तो उसको जोड़िएगा इतना टाइम तो इतना हो जाएगा, और उल्टा क्या गो है स्मॉल n, तो वो घट जाएगा, तो इस तरह से इतना हो जाएगा। और ये जब यही एक्जाई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको एक्जाई ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए n अब माइनस यहाँ स्मॉल n, यहाँ स्मॉल n, तो ये 2n, इतना एक्जाई हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है इसीलिए आपको बताती हैं, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करिएगा, जब R इक्विवेलेंट लिखिएगा ऐसे, R इक्विवेलेंट लिखिएगा तो ये सीधे सीधे जुट जाएगा, तो ये कितना है कैपिटल N है, तो उल्टा जुटे चाहे सीधा जुटे, सब अगर सीरीज में है तो जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा N इंटू R ही रह जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस फार्मूला में भी देखिए, ये आपका जो फार्मूला है ये ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, सब एक डायरेक्शन वाला को प्लस लिख रहा है, तो जितना एक डायरेक्शन में प्लस है, जो उल्टा डायरेक्शन में उसको माइनस चिन्ह के साथ इसमें भर दीजिएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस में वैसा कुछ करना नहीं है, और इसमें जो है जितना एक डायरेक्शन में है, मान लीजिए कि उसको प्लस लिखना है तो उसको प्लस, जो उल्टा डायरेक्शन में उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगा यही ढंग से। तो आप ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं, इतना मेरा ख्याल है कि एनएफ है सीरीज के लिए। अब पैरेलल में देखिए, पैरेलल वाला थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको बोलते हैं सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। अब देखिए इसमें दो लेकर के पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसे बुझिए, एक सेल हमारा ऐसे है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे है, इस ढंग से समझिए, इस ढंग से, इसका एक I1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। दूसरा जो सेल है वो ऐसे है, ये R2 है, एक I2 है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों को हम इस तरह से कनेक्शन दे रहे हैं, इस ढंग से, ऐसे एक टर्मिनल निकाल रहे हैं,
और इधर से मान लीजिए ऐसे ला करके इस तरह से टर्मिनल निकाल दिए, ये दो टर्मिनल निकले, ये टर्मिनल फाइनली हमारा ए है, आई इधर वाला मान लीजिए ए बी है, ऐसे है। अब यही बाहरी सर्किट में जुड़ेगा, तब बाहरी सर्किट में मान लीजिए ये दोनों मिल करके ऐसे बाहरी सर्किट में करंट भेजेगा आई, ऐसे इधर से करंट आई, आई इन किया आई आउट किया, दोनों मिलकर ऐसे भेजेगा। इसमें से मान लीजिए जो आई आया वो इधर गया होगा I1, जो इधर से निकल करके ऐसे ये I1 आया, और इधर से गया आपका I2 जो ऐसे निकल करके ऐसे I2 आया, और दोनों मिल करके इधर गया होगा। तो दोनों मिल करके नेट करंट कितना भेजे I, तो I कितना है I1 प्लस I2 इतना, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये VA माइनस VB बराबर V होगा। ठीक है, तो वैसे तो इसका डेरिवेशन है, इस पे और डेरिवेशन पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर छोड़े तो आप देखिए इसका इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा। अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करिएगा तो जो इसका इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का मतलब हुआ ये इसको रिप्लेस करेंगे पूरी व्यवस्था को, ए एंड बी के बीच में जो इतनी जो व्यवस्था आपको जो ये दिख रही है, इस पूरे को अगर हम रिप्लेस कर दें तो इसके बदले में जो सेल आएगा उसका भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और ये ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड होगा, और ये इसे ये अकेले आई करंट इधर से इन करेगा और आई इधर से ये आउट करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप करेगा V, जो कि V1 VA माइनस VB होगा, यही इक्विवेलेंट होगा। और इसका जो EMF होगा एक्साई इक्विवेलेंट, और जिसका R जो होगा ये R इक्विवेलेंट, यही इसका मतलब है। इसका इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों मिल करके ए एंड बी के बीच में जो दो टर्मिनल मिला है जिसमें कोई बाहरी सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे, तो दोनों मिल करके पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप किया VA माइनस VB बराबर V, और दोनों मिल करके करंट कितना ड्राइव किया, वो करंट हमारा I है जो कि इतना है। तो इतना करंट देने वाला और इतना पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करने वाला जो एक सिंगल सेल होगा, उसी सेल को इस दोनों का इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर है। अब इसके लिए जो हमारा जो फार्मूला है वो देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या आता है, ये एक्साई इक्विवेलेंट माने इक्विवेलेंट जो सेल है उसका EMF और डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, इतना बराबर आता है ऐसे एक्साई1 बाई R1 प्लस एक्साई2 बाई R2, इस तरह से आता है दो के लिए। अगर दो से ज़्यादा है तो यही फार्मूला उसमें एक्सटेंड कर जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंट निकलेगा आपका, ये सब तो पैरेलल में है। अब ये देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों रेसिस्टेंस तो पैरेलल में है, इस ए एंड बी के बीच में इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक तरह से पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला का जो फार्मूला है सो फार्मूला आपको इसमें लगेगा 1/R इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा ये 1/R1 जोड़ 1/R2। अगर दो से ज़्यादा है ये फार्मूला आपको एक्सटेंड कर जाएगा। ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो अभी छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी पर हमारी कहानी क्लोज होने लगेगी। इसलिए जो है इसको आप याद करिए। आप आपको बात समझा दिए हैं कि ये दो सेल थे, इस तरह से ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। ए एंड बी के बीच में दोनों मिल करके जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्साई1 एक्साई2 से डिफरेंट हो जाएगा इन जनरल। अब मान लीजिए हम क्या करें कि ऐसे इस तरह से हम कनेक्शन कर दिए, ये हमारा ए है, इधर हमारा बी है, तो ये हमारा दोनों मिल करके ए एंड बी जो दो टर्मिनल होगा उसके बीच में एक विभवांतर सेटअप करेगा VA माइनस VB जो कि V है, और दोनों मिल करके एक करंट बहाएगा बाहरी सर्किट में I। तो ये दोनों मिलके क्या किए, करंट दिए बाहरी सर्किट में I और पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किए V जो कि VA माइनस VB है। करंट इतना एंड पोटेंशियल डिफरेंस इतना। इसके इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ए एंड बी के बीच में हम एक सिंगल जोड़ेंगे, और ये सिंगल का EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से होगा कि ये अकेले ही बाहरी सर्किट में के दो बिंदु के बीच में ए एंड बी के बीच में जब कनेक्शन दीजिएगा तो ये VA माइनस VB यानी V पोटेंशियल डिफरेंस देगा जितना ये दोनों मिलकर दिए हैं, और ये अकेले ही बाहरी सर्किट में I करंट ड्राइव करेगा। तो उसके लिए आपका वैसा ड्राइव करने वाला जो सेल होगा उसका EMF वाला ये रिलेशन है और इंटरनल रेसिस्टेंस वाला ये रिलेशन है। अब इसी में देखिए, सब अगर सीधा सीधा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है तो उसको प्लस चिन्ह के साथ रखिएगा। अगर कोई ए एंड बी के बीच में उल्टा जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए सबका एक ए पे है, सबका दूसरा बी पे है,
माने ईएमएफ का डायरेक्शन जो है बी से ए की तरफ सबका जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सब प्लस प्लस करके लिखते जाइए। उसमें से अगर कोई उल्टा जुड़ जाता है तो उसके साइन यहाँ पर आप चेंज कर दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका सेम रहेगा। अब आप ये देखिए, ये अगर दो ठो हो तो वो रिजल्ट ऑब्जेक्टिव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। जैसे मान लीजिए दो ही सेल हो, दो सेल वाला ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे पूछ चुका है उस रिलेशन को, इसलिए उस रिलेशन को हम ऐसे कर दे रहे हैं। मान लीजिए दो ठो सेल है ऐसे, तो उसका एक्जाई इक्विवेलेंट ऐसे लिखिएगा, एक्जाई इक्विवेलेंट। अब बाई यहाँ आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ अगर हल करिएगा तो एक्जाई 1 बाई ए R1 प्लस एक्जाई 2 बाई ए R2 होगा, ऐसे R2। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका R1 R2 ऐसे, और इधर जो है आपका एक्जाई 1 R2, इधर हो जाएगा एक्जाई 2 R1, ऐसे हो जाएगा। और आप यहाँ से लिखिएगा एक्जाई इक्विवेलेंट इधर से रखिए और आर इक्विवेलेंट को आप इधर ला दीजिए। और ये जो है इतना को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा, इतना को जो आर इक्विवेलेंट है ये दो का, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकलेगा, तो उसको उसका मान यहाँ पे आप ला करके रखिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्जाई इक्विवेलेंट इतना बराबर, ये देखिए एक्जाई 1 R2 प्लस एक्जाई 2 R1। ध्यान दीजिए एक्जाई 1 में R2 से गुणा है, सेकंड के इंटरनल रेसिस्टेंस है, और एक्जाई 2 में फर्स्ट का इंटरनल रेसिस्टेंस है, नीचे में इतना है, तो इतना। और इसको जब आप करिएगा ये आर इक्विवेलेंट, ये भी प्रोडक्ट बटा सम आएगा, पैरेलल में है इतना, अब बाई सम। तो ये यहाँ से आपका ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आप लिखिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्जाई इक्विवेलेंट इतना इक्वल टू एक्जाई 1 R2 प्लस एक्जाई 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और ये ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से ये दिया रहेगा, आप उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये रिजल्ट आप लोग को अब याद रहना चाहिए, ऐसे ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को, एससीएल वाला का रिवीजन हम आप लोगों को करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम आपको एक चर्चा कर दे रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, और हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को एक किरचॉफ रूल वगैरह आता है। ठीक है, तो उसकी हम आपको चर्चा कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का इसी में, आइए उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, अब हम आप लोग के लिए बात कर रहे हैं ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, इसको देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इसी में है। इसमें देखिए क्या रहता है, इसमें क्या है तो सो देखिए, इसमें क्या है, ये 5 रेसिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज में। आप यहाँ देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अगर बनाते हैं ऐसे, क्या जो है इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे देन ऐसे, और उसके बाद ये हमारा ऐसे, और देन हमारा ये ऐसे, और एक आपका रहेगा ऐसे, ध्यान दो इस तरह से, और एक आपका निकला हुआ इस तरह से छोर, और यहाँ पर ऐसे निकला। ये रेसिस्टर है आपका R1, ये मान लीजिए है आपका R2, इधर वाला है R3, और ये वाला है आपका R4, और आपकी जानकारी के लिए ये है आपका R5, 5वां रेसिस्टर है। इस तरह से ये बिंदु C है और ये बिंदु आपका ये D है। ठीक है, तो देखिए अगर ये बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, तो इस A एंड B के बीच में अगर हम इसको सोचें ऐसे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है,
तो ए एंड बी के बीच में अगर आप सोचिएगा इसका इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है, तो ये आपको न सीरीज के फार्मूला में सेट करेगा न आपका पैरेलल में, हालांकि इसका इक्विवेलेंट निकलेगा कोई दूसरी बात है। इसका एक जो है 5 रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकालेंगे वो कितना होगा। लेकिन अगर इस तरह का अगर ये 5 रेसिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है तो इसी का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि अभी आप मान लीजिए कि अगर ये आप R1 R2 को इसमें आप लोग पैरेलल में नहीं कह सकते हैं और R3 R4 को भी पैरेलल में नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक टर्मिनल तो एक साथ है, लेकिन इसका दूसरा टर्मिनल जो है R3 का ये वाला और ये वाला जो है, ये आप जो दिख रहा है ये दोनों जो है ये अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, हो सकते हैं इन जनरल। ये सी एंड डी एक बीच में एक रेसिस्टर आ गया है, इसलिए इसको आप पैरेलल में नहीं कर सकते हैं। R1 R3 को आप सीरीज में भी नहीं कर सकते हैं, R2 R4 को भी आप सीरीज में नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसका इक्विवेलेंट निकलेगा, उसका निकालने का ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने की बात होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो दूसरे तरह की बात है, वो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल होगा। लेकिन इसमें देखिए अगर इस तरह से है, ध्यान दीजिए ये एक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट है। अब इसमें जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस इसको कब बोलते हैं, सो देखिए ऐसे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोलते हैं कि ध्यान दीजिए कि ये इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना हो जाए। आप सपोज करिए थोड़ा देर के लिए कि इधर से ला करके आप ऐसे इसमें एक सेल जोड़ दे रहे हैं, ऐसे ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में ही बात करनी है, ऐसे जोड़ दिए। ए एंड बी के बीच में आप क्या किए कि एक भी वोल्ट का मान लीजिए आप सेल ऐसे जोड़ देते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें वैसे इसका भी एक डेरिवेशन होता है, तो वो डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम केवल इसका बैलेंसिंग का कंडीशन अगर हम लिखना चाहें तो उसमें देखिए क्या होगा कि इसके बैलेंसिंग का कंडीशन क्या बोलते हैं कि अगर ये R1 बाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है, उसमें ऐसे लिख देते हैं कंडीशन फॉर ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है वो कंडीशन कि अगर ये R1 बाई R2 इक्वल टू ये R3 बाई R4 हो जाए। आप यहाँ साइड मिला के देख लीजिए, इस साइड में यहाँ से जो निकला हुआ है दो ठो R1 R2, इधर जो दो ठो है R3 R4, और यहाँ C एंड D के बीच में R5 ये 5वां रेसिस्टर है। तो जब ये बैलेंस रहेगा तो ये R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा R3 बाई R4, यानी इसका ऊपर वाला बाई ये नीचे वाला बराबर इस साइड का ऊपर वाला बाई नीचे वाला, ऐसे। तो इस ढंग से अगर ऐसे हो जाता है, या इसी को ऐसे घुमा के लिखिएगा, इसको नीचे लाइए इसको ऊपर ले जाइए, ऐसे कर सकते हैं R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4, इस तरह से हो जाए R1 बाई R3 बराबर हो जाए R2 बाई R4, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये R1 बाई R3 इसका ऊपर वाला इसका भी ऊपर वाला का रेशियो, इधर नीचे वाला एंड इसका नीचे वाला, इसका भी R2 और R4 का रेशियो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। आप इतना बाई इतना ये रेसिस्टर बाई ये रेसिस्टर बराबर हो जाए, ये इसका रेसिस्टेंस बाई इसका रेसिस्टेंस, या इसका रेसिस्टेंस बाई इसका रेसिस्टेंस बराबर हो जाए इसका रेसिस्टेंस बराबर बाई इसका रेसिस्टेंस, तो उस स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड। और क्या होगा उस केस में कि C का पोटेंशियल और D का जो पोटेंशियल है ये हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल ऑफ C बराबर हो जाता है पोटेंशियल ऑफ D के। इस केस में कंडीशन फॉर ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या रहता है, ये C वाला, ये देखिए ये C वाला और ये D वाला है, तो C का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट C इक्वल टू पोटेंशियल एट D हो जाएगा, और एक तो A हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है इसमें अगर मान लीजिए कि 5वां रेसिस्टर से करंट अगर I5 बोला जाए तो I5 0 हो जाता है, इसमें यही I5 आपका जो है 0 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब ए रिजल्ट प्राप्त होगा या ए रिजल्ट प्राप्त होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आप बात को समझ गए हैं कि देखिए अगर ये रेसिस्टर इस तरह से दिए गए हों
कि इतना बाई इतना बराबर हो इतना बाई इतना के, तो उस केस में इसका वोल्टेज चाहे जो कुछ भी हो, इसके पोटेंशियल पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इसका पोटेंशियल हो, लेकिन सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। अब बीच में एक रेसिस्टर जो जुड़ा हुआ है R5, इसमें करंट जो है आपका I5 जो है आपका ये 0 हो जाएगा, ये 5वां रेसिस्टर से होकर करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, VC बराबर VD और इसमें का करंट 0, और ये कब होगा, जब R1/R2 बराबर हो जाएगा R3/R4 के। एंड उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है, या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है इसमें। तो जब बैलेंस हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, अब आप इसको हटा सकते हैं, और हटा करके आप जब बनाइएगा आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इधर से आपका ये क्या हो जाएगा, ये R1, ये ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे, ये इधर निकला हुआ है, ये ऐसे है, ये C था, ये D था। तो बीच वाला जब बैलेंस हो गया, ये R1 है, ये आपका R2, इधर R3 और इधर R4, और ऐसे जो है आपका ये कनेक्शन दिया जाएगा बाहरी सर्किट में इधर से। तो ये वाला 5वां रेसिस्टर हट गया। तब देखिए इधर से जो करंट जाएगा, मान लीजिए इसमें अगर I1 जा रहा है तो वहीं I1 जाएगा, और इसमें अगर I2 जा रहा है तो वहीं I2 आपका इसमें जाएगा, सेम जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे। अब अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये वाला अगर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है ए एंड बी के बीच में, ये आपका ए है एंड इधर आपका अगर बी है, आपको अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो ऊपर वाला ए एंड बी के बीच में जो ये ऊपर वाला है ऐसे, ये हो जाएगा दोनों का सम, ये R1 प्लस R3 सीरीज में है। और नीचे वाला के बात करिएगा इधर से, ये ऐसे जो है, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये बी है, और यहाँ जो आपका ए है, ऐसे कनेक्शन है बाहरी सर्किट में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा आपका R2 और ये R4 हो जाएगा, R2 प्लस R4 हो जाएगा। अब तब इसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिएगा। अब तो पैरेलल में हो गया, जब पैरेलल में हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। अब प्रोडक्ट बटा सम कर दीजिएगा, पैरेलल में है तो प्रोडक्ट ऊपर वाला ये R1 प्लस R3 गुणा R2 प्लस R4, प्रोडक्ट बटा सम करिएगा, R1 प्लस R3 ये इतना, प्लस R2 प्लस R4 ये इतना हो जाएगा। तो ये आपका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा आसानी से। और वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटर ब्रिज वगैरह में। ठीक है, मीटर ब्रिज वाले सर्किट में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक अननोन रेसिस्टेंस का मान निकालने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं, तो हम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हो गया। इसी में अगर मीटर ब्रिज की बात होती है तो आप देख लीजिए 2 मिनट के लिए मीटर ब्रिज में क्या रहता है, उसका हम थ्योरी बता दे रहे हैं। ऐसे मीटर ब्रिज में कुछ नया नहीं है, उसका हम सर्किट बना दे रहे हैं। उसमें क्या रहता है, इस तरह से उसका सिंपल सर्किट ही केवल बना देना ऐसे, और ये ऐसे इस ढंग से, और इधर से जो आ करके यहाँ तक, और यहाँ से बुझिए ये आपका यहाँ तक ऐसे इस ढंग से दिया हुआ एक वायर है। यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ एक बिंदु बी है। ए एंड बी के बीच में क्या रहता है, एक तार जुड़ा रहता है रेसिस्टेंस वाला, ऐसे ए एंड बी के बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ए से बी के बीच में एक वायर रहता है ऐसे। ये यूनिफॉर्म एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेसिस्टिविटी, ये दोनों जो है माने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, और इसका पूरे वायर का रेसिस्टिविटी एक होगा, यूनिफॉर्म होगा ये ए एंड बी के बीच में। इधर से कहीं से आप ऐसे ला करके और इधर से एक बैटरी से कनेक्शन दे देते हैं इस साइड में। ये याद रखिएगा कि इसका एरिया और रेसिस्टिविटी जो है सेम होना चाहिए इस वायर का। ये मीटर ब्रिज का वायर है। अब यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो दिया हुआ है, इसके नीचे एक आपका ये स्केल लगा रहेगा ऐसे,
थोड़ा जल्दीबाजी में बना दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एक मीटर वाला एक ऐसे स्केल लगा रहता है, ये स्केल है सिंपल आपका, एक बैटरी से आप इसमें कनेक्शन दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए कोई अननोन रेसिस्टेंस है एक्स, और इधर एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस रहेगा एस, और ये जो है ये मीटर ब्रिज वाला रेसिस्टेंस वाला यहाँ से ए एंड बी के बीच में एक वायर है। इसमें से एक आपका जो है एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहेगा जी, और इसका जो जौकी रहेगा ऐसे, ये आपका एक जौकी रहेगा। अब आप देखिए इधर से तो मान लीजिए आपको ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ये गैल्वेनोमीटर आपका बुझिए कि 5वां रेसिस्टर की तरह के, एक रेसिस्टर यहाँ एक रेसिस्टर यहाँ, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐसे बिंदु पे इस पर कांटेक्ट कराते हैं, ऐसे बिंदु पर ला करके कांटेक्ट कराते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर से जाता हुआ जो करंट है ये IG जो है आपका 0 हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर सटाए तो IG 0 हो गया, तो ये लेंथ हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं स्केल पे, यहाँ से लेकर के ये जो हमारा ये लेंथ निकल जाता है L। तब ये वाला जो लेंथ हमारा जो बचता है ये 100 सेंटीमीटर घटा L होता है ऐसे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बुझिए कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, और यहाँ से लेकर के ये बुझिए आपका रेसिस्टेंस R2 है। तो जब यहाँ से हटाने से इसका रीडिंग 0 हो गया, तो आप अब समझ सकते हैं कि ये आपका जो है हीट स्टोन ब्रिज सर्किट ही मर गया। यहाँ से आपका एक इधर यहाँ तक इसका रीडिंग ये 0, ये आपका ऐसे ऐसे इस ढंग से बन गया। तब आप इसमें अगर रीडिंग 0 हो जाता है तब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो x बाई ये आपका R1, इधर लिखिएगा तो S बाई आपका ये R2 हो जाएगा, और तब यहाँ से x लिखिएगा तो इधर जाएगा आपका R1 बाई R2, और यहाँ पे आपका S हो जाएगा। और अगर ये तार जो है आपको जो दिख रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, रेसिस्टिविटी भी सेम है, तो उस परिस्थिति में ये रेसिस्टेंस का जो रेशियो आपको जो दिख रहा है x बराबर लिखिएगा तो लेंथ का रेशियो हो जाएगा। तो R1 का लेंथ कितना है L, और चूंकि ये 100 सेंटीमीटर है, इसका नाम ही है मीटर ब्रिज, 1 मीटर लंबा ये तार है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 माइनस L हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा ये S हो जाएगा, यहाँ से आपका ये जो x है सो x निकल जाएगा। तो ये आपका अननोन रेसिस्टेंस है, इसका मान आप निकाल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स से एक इसमें डाल दीजिएगा। ये आपका 100 सेंटीमीटर एक यहाँ से यहाँ तक तार है जिसका नाम है मीटर ब्रिज वाला तार, और यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा। इसका डिजाइन लैब के हिसाब से बना होता है, लेकिन थ्योरी आपका यही है। ऐसे ऐसे पूछिए, जब ये बैलेंस हुआ ना था आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह की बात हो रही है। ये ऐसे यहाँ, हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, ये बुझिए कि आपका यहाँ वाला जो है जो अननोन रेसिस्टेंस था वो आपका यहाँ था, और यहाँ से जो है ये वाला जो रेसिस्टेंस था आपका ये S है, और ये अननोन है, ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है जो कि नोन है, ये आपका X है। और इधर से क्या है आपका ये जो आपका रेसिस्टेंस जो था ये पूरा मीटर वायर वाला जो लेंथ है जिसका लेंथ L है, जिसका रेसिस्टेंस हम R1 माने हुए हैं, और यहाँ से लेकर के इसको दो पार्ट में सोचना है। यहाँ से लेकर के R2 रेसिस्टेंस वाला है जिसका लेंथ ये 100 माइनस L है, और ये बीच में बुझिए एक गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा हुआ है सो है, जो कि यहाँ पे मान लीजिए कनेक्शन करने के बाद रीडिंग इसका IG का मान 0 हो गया है, और इधर से आप जो बैटरी जो कनेक्ट किए थे V वोल्ट का आपका शो था ऐसे। तो अब इसमें रीडिंग 0, 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें जो है करंट 0 मतलब ये वाला और ये वाला का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और फिर आपका जो है आप यहाँ पर क्या देंगे x आप बटा ये R1 बराबर S बाई R2, और यहाँ से x बराबर इधर लिखे थे S गुणा ये R1 बाई R2, और रेसिस्टेंस जो होगा ये चूँकि यूनिफॉर्म है, आप देखिए ना रेसिस्टेंस कितना होता है रो L बाई ए होता है। रेसिस्टिविटी सेम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, तो रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाएगा L, R1 इस साइड वाला है L, इधर वाला कितना है ये आपका 100 माइनस L हो जाएगा। तो केवल आपको L मार्क लेना है, और यहाँ से आपका ये X आपका निकल जाएगा। ये आपका मीटर ब्रिज वाला आपका क्लियर हो गया। इसको बनाने के लिए लोग ऐसे जो हम ऐसे रेसिस्टेंस जो दिखाए हुए हैं इसको लोग ऐसे भी बना देता है। ऐसे ऊपर वाला ए रहेगा, एक ऐसे जा कर के ऐसे रहेगा,
और ये जो बिंदु है मान लीजिए यहाँ से ले करके एक आपका ये यहाँ तक आपका मान लीजिए यहाँ ए से ले करके बी के बीच में वो आपका जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का वही वाला बोल रहे हैं। ये ऐसे है, ये हमारा ये एक्स है, ये हमारा एस है, और इधर से हमारा जो है ये गैल्वेनोमीटर वाला है। इसको कहीं यहाँ पे हम टच कराए हुए हैं, यहाँ से लेकर के ये हमारा लेंथ एल है। और ये देखिए ए से बी तक जो ये हम दिखा रहे हैं ये साधारण तार नहीं है, ये प्रतिरोध वाला तार है। इधर वाला जो तार आपको जो दिख रहा है ये सब बाकी कनेक्टिंग वायर्स है, और ये वाला जो है रेसिस्टेंस वाला तार है यहाँ से यहाँ तक, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम मटेरियल का है। यहाँ पे हम टच कराए तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, और ये हमारा कितना है, ये 100 माइनस एल है, ऐसे है ये ढंग से, ये 100 सेंटीमीटर है। और इधर से हम कनेक्शन ऐसे दिए हुए हैं, एक इधर से ला करके ऐसे एक V वोल्ट के बैटरी से दिए हुए हैं। तो यहाँ से हटाने के बाद अगर हमारा काम बन जा रहा है, ऐसे सीधे हमारा तार है जिसको हम आर के टर्म में दिखाए थे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो है इसी को हम आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से दिखाए थे, एक रेसिस्टेंस के फॉर्म में यही ढंग से दिखाए थे। इसको हम यहाँ से हटा दिए, ये हमारा इस तरह का तार है। तो हमारा देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित हो गया मीटर ब्रिज, ठीक है। और ये हमारा अगर अननोन इधर हम कनेक्ट किए हुए हैं, ये हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। दिस इज अबाउट मीटर ब्रिज। आप क्या देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रिजल्ट जान गए, उसके बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है सो समझ गए, और आप ये समझ गए मीटर ब्रिज वाला जो दिया हुआ है ये किस तरह से आपका बना हुआ है। लेबोरेटरी में यूज के हिसाब से इसका फिगर बना रहता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मीटर ब्रिज में यही बात है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और इसके मदद से हम एक रेसिस्टेंस का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जो होना चाहिए ना, ये इसके कैलकुलेशन में हम लोग जो है यहाँ पर जैसे हम लोग लिए हुए हैं ऐसे ये सब, या व्हीटस्टोन ब्रिज में ही ये जो है मान लीजिए हमारा जो इसके पहले वाला में, इसके पहले वाला में हम ऐसे बोले ये R1 R2 जो दिख रहा है, यहाँ वाला जो इस साइड का जो रेसिस्टेंस है उसके करीब होना चाहिए। इसे न बहुत कम होना चाहिए न बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसके मेल जोल से होना चाहिए, ताकि आसानी से हमको इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हम प्राप्त कर सकें। ऐसे जीरो डिफ्लेक्शन माने ये वाला रेसिस्टेंस जिस रेंज का है तो उसी के करीब होना चाहिए। इससे इधर वाले जो रेसिस्टेंस है न बहुत ज़्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए, ताकि आसानी से हमको नल पॉइंट एक तो मिल सके, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आसानी से हमारा 0 हो सके। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है ये जो रेसिस्टेंस होना चाहिए किस ऑर्डर का होना चाहिए, तो इधर वाला जो रेसिस्टेंस है उससे न बहुत कम होना चाहिए न उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आई होप इतना बात आप समझ गए। आप सेल वाला देख लिए, आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाला देख लिए, उसके बाद आप जो है मीटर ब्रिज कैसे फंक्शन करता है उसकी वो आप समझ गए। तो इसमें इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और उसका डेरिवेशन के लिए हम लोग कोई दूसरा वीडियो कहिएगा तो बनाएंगे, और नहीं तो ये ठीक है, अपना बुक से देख लीजिएगा, रिजल्ट इतना ही रहने दे रहे हैं। ओके, यहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके।